ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कोड वर्जन 2.2 का सीरीज। तो यार, आज के सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जैसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें कहना क्या है, कहना ये चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा होगा और गरीब का बेटा गरीब होगा, अमीर का बेटा अमीर होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है, पर आदमी का बेटा आदमी होगा। ठीक है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा और भैंस का बच्चा भैंस होगा, बकरी का बच्चा बकरी होगा, मुर्गी का बच्चा मुर्गी होगा। ये कहना सही होगा, लेकिन राजा का बेटा राजा होगा ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। तो रीजन क्या है कि भैंस का बच्चा भैंस, आदमी का बच्चा आदमी, गाय का बच्चा गाय, बैल का बच्चा अरे बैल, है ना। तो जो भी प्रिंसिपल है, जो भी रीजन है, इन सारी चीजों का जो आंसर है ये हम पाते हैं इसी चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वो कौन सा केमिकल है, कौन सा चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और ये सब काम कर रहा है। मतलब उसके पीछे का मसाला क्या है, दवाई क्या है, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी पावर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। सारा कुछ हम पढ़ते हैं अपना इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में पढ़ा करते हैं। और खैर, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होने वाला है, और वेरिएशन क्या होने वाला है। देखिए, इसके आगे एक चैप्टर है, जब मेरा पहला लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें इवोल्यूशन, तो वही वेरिएशन को हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। वही वेरिएशन ओवर द जनरेशन रिपीट होने लग रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो वेरिएशन जब रिपीटेटिव सक्सेसिव मैनर में ओवर द जनरेशन होने लगता है, इवोल्यूशन बन जाता है। पर उसके पीछे का जो सारा का सारा रीजन है, वो सारा का सारा रीजन हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर में। आइए एक बार इस चैप्टर का थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी चैप्टर से पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को देखने से पहले उसके जो एनसीईआरटी है, लोगों को पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, ठीक है ना। वरना एनसीईआरटी ऐसी चीज है जिसको आप खुद ही पढ़ के बहुत सारी चीजें यार अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही लाजवाब लैंग्वेज में लिखी गई। हाँ, कुछ चैप्टर का एनसीईआरटी जरूर है जो एनसीईआरटी कहती है कि समझो, ठीक है ना। बोलती है कोई लाइन दी गई है, बोलती है कि समझ जाओ तो जाना, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की चीजें हैं। तो देखो यार, इस चैप्टर के अंदर में जो अपना टॉपिक पढ़ने वाला है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में आप सबने कहानियां सुना होगा कि जो भी तबाही मचा के गए हैं सब मेंडल साहब की तबाही मचाई गई है, ठीक है ना। तो मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, कैसे इन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न को समझाया, ये सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर में पढ़ते हैं। देखो, ये जो चीज है ना, ये भाई काफी बवाल चीज है, काफी क्या है, एकदम बवाल चीज है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी के बाहर दे रखा है। तुम बार बार बोला करते हो ना कि बोर्ड का टाइम आ गया है, हमें 10 मिनट में रिवीजन करना है, कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें। तो जो तुम एक्टिव रिकॉल का जो नाटक लोगों ने लगा रखा है, एनसीईआरटी के अंदर में सब कुछ दे रखा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कोड के लिए और जो ऑब्जेक्टिव पेपर को छोड़ दो, तो जो सब्जेक्टिव टाइप के पेपर है उनके लिए एनसीईआरटी का जो लाइन है बहुत यूजफुल है। कैसे, जैसे कि मान लो तुमको जेनेटिक्स पढ़ना है और कल तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है ना। तुम्हारे पास कुल मिला जुला करके घंटे 2 घंटे हैं, तो या तो एक तरीका तुम्हारे पास शॉर्ट नोट है। खैर, अगर तुमको देखना हो कि हमें याद हुआ नहीं हुआ, कभी कभी होता है ना कि हम पढ़ तो सब लेते हैं, पर फिर ऐसा लगता है कि याद हमें कुछ भी नहीं है। एग्जाम टाइम में अक्सर हुआ करता है कि लोग बोलते हैं कि साहब हम पढ़े तो सब है पर याद कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उस फोबिया की वजह से भी काफी लोग यार अपना पेपर खराब कर देते हैं। पर उस फोबिया से कैसे निकला जा सकता है, उस फोबिया से कैसे बचा सकता है, तो उसका रीजन यहाँ पे है, ठीक है ना। इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, हमें नहीं याद आ रहा, जब सारे चैप्टर हम पढ़ लें तो एक बार हम इस जो यहाँ पे दिया हुआ है जो चार्ट है इसको हम देखें, ठीक है ना, जो टॉपिक दिया है इसको देखें, और इस एक टॉपिक के बारे में पढ़ा तो सब है, जैसे मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। अब आंख बंद करके हम क्या करें, इमेजिन करें, आंख बंद करके सोचें इस मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में क्या क्या दिया गया, क्या क्या हमने पढ़ा है मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस में। पहले लाइन पे क्या दिया था, पहले पेज पे एनसीईआरटी के क्या दिया था, दूसरे पेज पे क्या दिया था, तीसरे चौथे कौन हाइब्रिड क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, क्या हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मास्टर में कोई और क्रॉस बताया क्या, बैक क्रॉस भी कुछ होता है। तो एनसीईआरटी में खैर नहीं है, पर उसको पर जितनी भी चीजें हैं
आसपास के उसके हम सब कुछ सोचने की कोशिश करें तो यहाँ से एक्टिव रिकॉल हो जाएगा अपना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 कैसे आया है, किस तरीके से क्रॉस कराया गया है, किस तरीके से गैमेट बनाया गया है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इसमें से समझे, है ना। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस को समझे। 9:3:3:1 इसका क्या क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, 2:4, 1:1, इस तरीके से इसका डायहाइब्रिड का रेशियो आता है। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में समझे तो सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी में आप देखेंगे दो तरीके से दे रखा है, ह्यूमन का और बर्ड का। तो दोनों का समझे कि मेल के अंदर में एक्स वाई होते हैं, फीमेल के अंदर में एक्स एक्स आते हैं, मेल से या तो एक्स एक्स या तो वाई। 50-50% पॉसिबिलिटी है कि या तो बेबी बॉय बेबी गर्ल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरीके से हम यहाँ से रिकॉल करें। इसी तरीके से म्यूटेशन में और किस किस तरीके से म्यूटेशन हुआ करता है, ये सारे फैक्टर को रिकॉल करें। इसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, या तो हम या इसका यूज कर सकते हैं भैया, इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के एटलीस्ट हम नाम लिख लें या फिर एक्टिव रिकॉल कर लें, और हर एक डिजीज के बारे में क्या क्या दिया हुआ है तो सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो भाई, इस तरीके से इस जो पेज है ना, इस पेज का यूज करके, अगर इस पूरे पेज का जो यूज है ना, यहाँ पे जो खाली जगह पूरा एनसीईआरटी के बाहर दे रखा है, अगर हम केवल फर्स्ट पेज को ही अच्छे से यूज कर लेना तो अपना चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक्टिव रिकॉल करने के लिए मतलब ऐसा बड़ा मस्त तरीका है, ठीक है ना। अगर कभी भी एक्टिव रिकॉल करना है तो यहाँ से करो, नीट के एग्जाम में भी रिकॉल करना है तो भी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके का पेपर है, एक्टिव रिकॉल करना है तो ये स्ट्रेटजी अपनाया जा सकता है, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट स्ट्रेटजी है एक्टिव रिकॉल, ठीक है ना। जो लोग आज तक यूट्यूब पे भैया दीदी नाटक मतलब एक नाच लगा रखे ना, एक्टिव रिकॉल की ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, बेवकूफ कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ जादू नहीं है, सब कुछ हमें हार्ड वर्क करना है पर स्मार्ट तरीके से, वह स्मार्ट तरीका है ना। फालतू की जगह भैया दीदी के चक्कर मत रहो, जब नल्ले हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच करके बस ज्ञान पे ज्ञान यही यही किए जा रहे हैं ना। चलिए भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सेशन को कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा हो जाता हूँ, और यहाँ पे हम एक एक चीज को ध्यान से देखते रहते हैं, क्या चीज है, क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा मेरे साइड से क्या बोलते हैं, एक आपको एडवाइस था, गाइडेंस था, जिसको फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी डायलॉग बोला, राजा का बेटा राजा या फिर हाथी का बच्चा हाथी है। देखो हम अपने पेरेंट के एग्जैक्ट ना तो क्लोन है, ना तो कॉपी है, ना तो एकदम डिफर है, कुछ न कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, हमारी तो फिनोटाइप मेजर मेजर जो अपनी फिनोटाइप है यार, हमारे पेरेंट्स से मेल खाती हो सकता है। हमारा नाक हमारे पापा के तरीके से, हमारा कान हमारी मम्मी के तरीके से, हमारा आंख हमारे मौसी के तरीके से हो, ठीक है ना। इस तरीके से जो कुछ भी हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है किसी न किसी के तरीके से तो होगा, है ना। तो इसके पीछे का जो सब कुछ कारण है, यही जो कारण का खोज है, मेंडल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और सारा चीज समझाने की कोशिश किया। तो एनसीईआरटी के पहले पेज में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पर यहाँ पे जो जो मैं लाइन तुमको हाईलाइट करते चल रहा हूँ, इसको बस तुम ध्यान से देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना, काम बन जाएगा। देखो पहली लाइन में इसको अंडरलाइन करूंगा कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू द प्रोजेनी। क्या कहता है लाइन का मतलब यही है कि इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने समझाने का कोशिश किया, और मेंडल बोलते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है भैया, इनहेरिटेंस से एक प्रोसेस है जो एक कैरेक्टर से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। सही बात है, इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस ही तो है। और पूरा का पूरा जो हेरिडिटी है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स है, और पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो यही है इसके, यही इनहेरिटेंस इसके पीछे का कॉज है। तो इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर एमसीक्यू बनता है कि हेरिडिटी का बेसिस क्या है, तो हेरिडिटी का बेसिस कौन हो गया, इनहेरिटेंस। मार्क माय पॉइंट, बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरी जो लाइन है अपनी, दूसरी लाइन ये है कि वेरिएशन इज द डिग्री। वेरिएशन क्या है, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सही बात है, वेरिएशन क्या, वेरिएशन का मतलब ही क्या हुआ कि जो प्रोजेनी है अपने पेरेंट्स से यार डिफरेंट होगा ही। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा दे दिया है और हम फंस जाते हैं।
वेरिएशन इज द डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है? देखो डिग्री इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि डिग्री का मतलब ये चेंजेबल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट 360 डिग्री हमने पेरेंट के कॉपी है या फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने पेरेंट के ही कॉपी होते हैं। हम क्या है, हमारी फिनोटाइपिक में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिग्री। समझ में आया क्या? डिग्री का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि डिग्री का मतलब चेंज है, जो कंटिन्यू चेंज होते रहे। वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। अब डिग्री का मतलब ऐसा समझ कभी ज्यादा, या तो प्रोजेनी अपने पेरेंट से बहुत ज्यादा डिफर करेगा या तो प्रोजेनी अपने पेरेंट से कम डिफर करेगा। इसी चीज को इंडिकेट करता है यहाँ पे वर्ड डिग्री। समझ में आ गया ना? तो इनहेरिटेंस कोई डिग्री नहीं है, तो वेरिएशन के आगे लिखा है डिग्री। याद कर लो, वेरिएशन के आगे लिखा है डिग्री। तो डिग्री का मतलब चेंजेबल, या तो कम या तो ज्यादा, ठीक है ना। ये एक क्वांटिटी को बताता है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं भाई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो वेरिएशन है, अच्छा साहब ये जो वेरिएशन है इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वेरिएशन हमें नेचर में दिखाई देते हैं। और देखो, आलू बोएंगे, आलू भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो वेरिएशन, वेरिएशन का कॉज क्या है, ये जो वेरिएशन है ना, ये जो डिग्री है, या तो कम पेरेंट से सिमिलर है या तो हम अपने पेरेंट के ज्यादा ही सिमिलर है, ठीक है ना। इसने ट्विन तो देखा है ना, तो ट्विन कम कॉपी होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के, जैसे जो मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एकदम ट्रू कॉपी जिसको बोलते हैं फोटो कॉपी, ऐसा होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो कॉज है कहाँ पे हिडन है, तो हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा भैया जो वेरिएशन का कॉज है कहाँ पे हिडन होता है, तो वेरिएशन का कॉज साहब हिडन होता है किसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में इसका कॉज है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर में इसका कॉज क्या है, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, एक तो मेल चाहिए और एक क्या चाहिए, फीमेल का गैमेट चाहिए, है ना। मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल का गैमेट मिलेगा। अब देखो दो गैमेट मिलेंगे, अब जब दोनों गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिग्री ऑफ चेंज आएगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ चेंज आएगा जिसको हम बोल रहे हैं वेरिएशन। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कि वेरिएशन का जो कॉज है वो हिडन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अच्छा सा व्हाट अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया नहीं जाता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर क्लोन जैसा हमें कुछ दिखाई दिया करता है। अरे समझ में आ गया ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की कोई बात नहीं होती है। अरे समझ में आया क्या? तो इसीलिए जो कॉज है वेरिएशन का कहाँ पे हिडन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है। अरे क्लियर है क्या? इतनी बात है, बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ एक चीज और देखना है यहाँ पे, देखो फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, जैसे कोई भी चीज हमें नया कैरेक्टर चाहिए, हमें दो कैरेक्टर को मिक्स करना है और एक तीसरा अलग तरीके का कुछ एक नई वैरायटी बनानी है, समझ में गया ना। हमें एक वेरिएशन को क्रिएट करना है, तो ये जो वेरिएशन हम इस सब प्रोसेस से भी कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएशन देख सकते हैं, हम नेचर में वेरिएशन का ला सकते हैं। अरे समझ में आई क्या? जैसे एक मतलब इस वेरिएशन से हम एक नई वैरायटी बना सकते हैं, हम कोई एक नई वैरायटी बना सकते हैं। तो इसी वेरिएशन, इसी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके, इसी आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज करके हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं। अभी आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो साहिवाल काऊ, साहिवाल काऊ कहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है, इन द पंजाब। याद कर लो, साहिवाल काऊ यहाँ पे पाई जाती है, मेजरली पाई जा रही है अपनी पंजाब के अंदर में। और ये जो साहिवाल काऊ पंजाब में बनाए गए थे ना, ये बहुत ही ज्यादा यार इंडियन की अपनी इंडिया की ये बहुत ही अच्छी क्या है, एक ब्रीड है। इसका मिल्क यार बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। ये मिल्क बहुत ज्यादा देती है ना, थोड़ी डिजीज रेजिस्टेंट होती है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पर साहिवाल काऊ जो होती है ना, इसकी मिल्क में प्रोटीन क्वांटिटी भी बाकी जो नॉर्मल फिजिशियन गाय होती है ना उनसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इनका मिल्क जो होता है ना थोड़ा गाढ़ा होता है, इस तरीके से। आपको कैसे पता मालिक, आपके घर पे गाय है क्या? बिल्कुल है, हमारे घर पे एक है गौ माता, है ना। हमारे घर पे एक है गौ माता, और गौ माता हमारे घर पे एक काऊ है, बस यही वाली है, ठीक है ना, साहिवाल, बहुत अच्छा दूध होता है, ठीक है ना। पर इत्तेफाक हम तो हम घर से दूर रहते हैं तो हमें पीने का मौका नहीं। तो देखो भाई, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें
इसमें क्या है, इसमें कुछ-कुछ जो मेंडल ने लॉ दे रखा है इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। देखो आप सभी को पता होगा कि मेंडल के लॉ क्या-क्या हैं। कुछ-कुछ क्लास 10th में सुना होगा, अगर नहीं सुना है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सुन सकते हैं ना। अभी आओ यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे कहानी शुरू होती है, यहाँ पे जो-जो मैं लाइन तुमको ऐसे हाइलाइट कर दूँ, वही नीट में आएगा, वही बोर्ड में आएगा। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ना आया है, ना आया तो आएगा। ठीक है ना? देखो भाई कहानी शुरू होती है कहाँ पे, मिड 19th सेंचुरी। याद कर लो मिड 19th सेंचुरी में का टाइम था। कहानी है, मिड 19th सेंचुरी की कहानी थी। ठीक है ना? यहाँ पे कहानी है और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो पादरी साहब हैं अपने, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट था। और किस मटेरियल को इन्होंने चूज किया था, तो गार्डन पी को चूज किया था। ये रट लो, गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नाम बोले तो इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है ना? पाइसम सटाइवम, ये गार्डन पी का नाम था। ठीक है ना? इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, जिसको साइंटिफिक नेम बोटेनिकल नेम बोलते हैं, ये है। ठीक, इन्होंने देखो एक चीज याद कर लो, मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया था। ठीक है ना? 7 कैरेक्टर को चूज किया था और 7 ईयर लगे थे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया ना? 7 कैरेक्टर को 7 ईयर परफॉर्म किए थे और 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया था। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को लिया था। ठीक है ना? देखो ये है 7 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, और किस ईयर में, ईयर याद कर लो, 1856 से लेकर के 1863। समझ में आया क्या? 1856 से लेकर के 1863 ऐसे याद कर लो। 5 6 क्या लिखा है 1856 में, 5 6, फिर यहाँ पे 6 से स्टार्ट करो, 6 का आधा कर दो तो 3, 5 6 6 3, 5 6 6 3, और यहाँ पे कौन सा है, देखो यहाँ से कंफ्यूजन होता है। मिड 19th सेंचुरी की बात थी। अरे यहाँ पे देखो ना, मिड 19th सेंचुरी और ईयर तो यहाँ पे शुरू हो रहा है 1856 और 1863। ठीक है ना? तो यहाँ पे 19th सेंचुरी से यहाँ पे 1956 मत कर देना, क्या है 1856 और 1863, तो ऐसे याद कर। ठीक है ना? और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा यार जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। देखो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रपोज किया था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो लॉ ऑफ मेंडल, अगर क्वेश्चन बन जाता लॉ ऑफ मेंडल इज वैलिड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ, क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? आंसर देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से एक लाइन को खंगाल करके एनसीईआरटी पढ़ोगे, मजा आएगा और तभी जाकर के नीट उठ कुछ पार लग पाएगा। देखो भाई यहाँ पे क्या है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो भैया मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, इतने फेमस क्यों है ना? बात आती है ना कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट इतने फेमस क्यों है। खैर आपने एक चीज और बोर्ड में क्वेश्चन देखा होगा कि मेंडल ने मटर के दानों को, मटर को ही क्यों चूज किया था। ठीक है ना? तो मेंडल ने चूज क्या किया था, उनके जो चर्च था उसके बाहर, यहाँ पे बोलते हैं कि मेंडल वाज लकी टू चूज द गार्डन पी प्लांट। मेंडल लकी थे, इन्होंने कोई और प्लांट नहीं चूज किया था, गार्डन पी प्लांट चूज किया था। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि म्यूटेंट वैरायटी फ्री मटर आता है। ठीक है ना? उन्होंने वो नहीं चूज करके ये पाइसम सडाइवम को चूज किया था। ठीक है ना? और बाकी और रीजन है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को, इनका कल्टीवेशन टाइम कम होता है, तो ये सारे रीजन। ठीक है ना? वो सब चीज आप देख लो, बचपन की चीजें हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ हमारे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट के अंदर में मैंने जेनेटिक्स, जिसका एकदम खराब है ना, जिसका बेस ही एकदम हिला हुआ है जेनेटिक्स का, जिसको जेनेटिक्स का जी भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से पढ़ना है, तो बिल्कुल शर्म मत करो। कोई नहीं देखने जा रहा, फोन में तुम पढ़ रहे हो, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है। इसी डिसेंट स्टार के चैनल पे आप जाओ, प्लेलिस्ट का सेक्शन खोले यूट्यूब पे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वहां पे एनसीईआरटी ऑपरेशन नाम से सीरीज, और एनसीईआरटी ऑपरेशन नाम के सीरीज को खोलोगे, फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको जेनेटिक्स। तो उस जेनेटिक्स में देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, पूरा सीरीज में लिखा गया है, और वहां पे एलील वेलील सब समझाया गया है। शाम से जाओ प्ले लिस्ट को देखो और वहां से समझो, फिर यहाँ पे आओ, फिर तुमको ये सारी कहानी मजेदार लगेगी, सारी कहानी अच्छी लगेगी। और इस कहानी से बोर्ड के अंदर में एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का होता है। तो इस क्वेश्चन अगर चाह रहे हो कि 4 नंबर एकदम तुम्हारे हाथ में, एकदम मुट्ठी में हो, जाओ वहां पे आराम से प्लेलिस्ट को एकदम मुट्ठी में कर लो। चलो भाई इसमें देखो मेंडल की खास बात क्या थी, एक्सपेरिमेंट इतना भौकाली क्यों है, तो भौकाली से एक्सपेरिमेंट का इसीलिए है कि पहली बार कि किसी ने यार, कोई साइंटिस्ट ने बायोलॉजी के अंदर में मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था।
ना ही कि लॉजिक लगाया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान में क्या किया था, एक लार्ज सैंपल साइज को भी लिया था। अब देखो लार्ज सैंपल साइज लेने से क्या हो जाता है, लार्ज सैंपल साइज लेने से लार्ज डाटा आ जाता है, और जितना बड़ा डाटा होता है उतना हमारा एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है। समझ में आया क्या? और क्या मेंडल ने जो भी मैथमेटिकल लॉजिक में क्या यूज किया था, इन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी का यूज किया था, और बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया था, और स्टैटिक्स का यूज किया था। मतलब मैथमेटिकल स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम का एकदम दबा के यूज किया, और पूरा का पूरा यहाँ पे वही कुछ लिखा हुआ है, और पूरा का पूरा अच्छे से उसी से इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सब कुछ किया। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 14 ट्रू ब्रीडिंग की प्लांट वैरायटी को मेंडल ने चूज किया गया था, ठीक है ना, और 7 ईयर्स में, और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, यहाँ पे लिख सकते हैं 7 पेयर ऑफ करेक्टर या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेट को चूज किया गया था। देखो 7 पेयर बोलना, 7 पेयर बोले तो 14 कंट्रास्टिंग करेक्टर, फिर वही बात आ जाएगी 14 ब्रीडिंग प्लांट को चूज किया था, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर ट्रेट बोलता है तो 7 पेयर लिखा भी हो सकता है, टोटल 14 ट्रेट भी लिखा जा सकता है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंडल ने कौन कौन से 7 करेक्टर को चूज किए, अगर ये चीज याद कर तो बहुत आसान है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है यार नीट के अंदर में, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो देखो एक चीज होता है अपना डोमिनेंट रेट, और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट रेट क्या होते हैं, जो पहले ही जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, और रिसेसिव ट्रेट होते हैं जो अपना पहले जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरा जनरेशन चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या चीज है, कौन कौन सा उन्होंने चूज किया था, तो इसको कैसे याद करेंगे 7 पेयर। पहले क्या करो, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसको ऐसे याद करो कि अपने दिमाग में तुम मटर का दाना सोचो, मटर का दाना बोल रहे हैं, पौधा सोच, ठीक है ना। मटर का पौधा सोच लिया क्या? हाँ सर, मटर का पौधा तो हमने सोच लिया। अब मटर का पौधा जो है, तुम्हारा मटर का पौधा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एक ट्रिक याद कर लिया, मटर का पौधा का साइज, ठीक है ना, मतलब ट्री प्लांट का स्टेम हाइट, एक करेक्टर तो याद कर लिया भैया, स्टेम हाइट। ठीक, अब मटर के पौधे को इमेजिन करो, और मटर के पौधे में देखो कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो मटर के पौधे में क्या होगा, पहले ऐसा फूल लगता है, जो गांव से हैं वो तो जानते हैं पहले क्या लगता है, फूल लगता है मटर में। हाँ साहब, पहले तो मटर में फूल लगता है, ठीक है ना, पहले मटर में क्या लगता है, फूल लगता है। बिल्कुल सर, मटर में फूल लगता ही है। यस यस, हाँ। पहले हमने क्या सोच लिया इस ट्रू ब्रीडिंग को याद करने के लिए, तो पहले हमने एक मटर के पौधों को अपने दिमाग में सोचा कि मटर का जो पौधा है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो हमने स्टेम हाइट चूज कर लिया। तो सीक्वेंस क्या है कि मटर के पौधे में फूल लगता है, सही बात है सर, फूल लगता है तो लगता है। अब जो फूल लग रहा है कहाँ पे लग सकता है, हो सकता है मटर के पौधे के सबसे ऊपर चोटी में लग रहा हो, या फिर हो सकता है कि साइड में मटर का फूल लग रहा हो, फिर हो सकता है कि नहीं। दूसरा कैरेक्टर भी याद कर लिया, फ्लावर का पोजीशन। दूसरा कैरेक्टर कैसे याद कर लिया, फ्लावर का पोजीशन। अच्छा साहब, ये तो याद हो गया कि फ्लावर का पोजीशन भी याद हो गया हमको। तो यहाँ पे पहले हम स्टेम हाइट याद कर लिए, फ्लावर का पोजीशन, हाँ सर फ्लावर का पोजीशन याद कर लिया। ठीक, अब फ्लावर का पोजीशन तो हो गया, पर फ्लावर का कलर क्या है, अरे अलग अलग फ्लावर होंगे ना, तो फ्लावर का कलर क्या है। तो तीसरा कैरेक्टर ऐसे याद करो, फ्लावर की बात की है पोजीशन की, तो लगे हाथों फ्लावर के कलर भी जान लेते हैं। फ्लावर का कलर भी जो करेक्टर है, ये करेक्टर याद हो गया, है ना, बिल्कुल सही बात है। फ्लावर हो गया, फ्लावर लग गया, तो इस फ्लावर से क्या लगेगा, वहां पे पॉड लगेगा, ठीक है ना, ऐसा पॉड लगेगा, मतलब पॉड लगेगा, तो पॉड जो लगेगा, इसका पॉड का शेप क्या होगा, पॉड का शेप क्या होगा, कैसा पॉड होगा। पॉड का जो शेप होगा, या तो जो पॉड है ना, पॉड या तो पूरा फूला होगा, इसको बोल रहे हैं फूल, या तो जो पॉड है वो कंस्ट्रक्टेड होगा, है ना। तो ये हो सकता है पॉड का शेप ऐसे जानना है। इसके बाद जो पॉड का कलर, अब पॉड का कलर क्या हो सकता है, पॉड के कलर को कैसे सोचे, तो पॉड का जो कलर है या तो ग्रीन हो सकता है, या तो येलो हो सकता है। तो मटर किस कलर का होता है भाई, हरा कलर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, ग्रीन, और जब थोड़ा सूखने टाइप से लग जाता है येलो हो जाता है। खैर इसके बारे में बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉट के अंदर में क्या होगा, मटर का दाना होगा, जिसको बार बार हम बोल रहे हैं। यहाँ पे सीड होगा, अब सीड का शेप कैसा होगा, गोल गोल मटर होंगे कि चिपटे चिपटे मटर होंगे, दाने होंगे। तो सीड का शेप याद कर लो, लगे हाथ, ठीक है ना। अब जो मटर है
मटर का दाना है थोड़ा पीला पीला होगा कि ग्रीन ग्रीन होगा, ठीक है ना, इसको भी याद कर लो, है ना। तो डोमिनेंट ट्रेट, तो खैर अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पूरे के पूरे आपको सातों कैरेक्टर याद हो गए। पहले कैसे याद किया, हम स्टेम की हाइट को ले रहे हैं, फिर फ्लावर की पोजीशन को ले रहे हैं, फ्लावर की कलर, और फ्लावर से बन जाएगी उसकी जो पॉड है, ठीक है ना। तो पॉड का शेप, पॉड का कलर, पॉड के अंदर क्या होगा, मटर, मटर का दाना, मटर का दाना का शेप, मटर के दाना का कलर, है ना। तो ये 7 कैरेक्टर याद करने का तरीका ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर को याद कर सकते हो, ठीक। अब डोमिनेंट कौन होगा और रिसेसिव कौन, क्या बोला, डोमिनेंट कौन होगा, रिसेसिव कौन होगा, इस चीज को कैसे याद करेंगे कि कौन सा ट्रेट जो है यहाँ पे डोमिनेंट होगा, कौन सा ट्रेट कैसा रिसेसिव होगा। तो देखो एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हुआ करते हैं, ठीक है ना। एक कैरेक्टर के क्या हो सकते हैं, 2 ट्रेट हुआ कर सकते हैं, जैसे कि हमने सीट शेप को उठाया, अब इसके 2 ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 ट्रेट क्या हो सकते हैं, सीट का शेप या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, ठीक है ना। तो जो चीज ज्यादातर होती है, जो चीज ज्यादा दिखती है उसको आप डोमिनेंट मान लो, जो चीज बाद में दिखती है उसको आप रिसेसिव मान लो। ऐसे याद करने का मैं तुमको जनरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीट का शेप तो पता हो, याद हो गया। अब सीट का कलर याद करो, सीट का कलर ऐसे याद करो कि जब मटर का तुम अभी एकदम नया नया जो मटर अभी बन रहा है, तुम कली खोलो थोड़ा पीला टाइप से होता है, एकदम हरा मटर नहीं दिखेगा, एकदम थोड़ा पीला येलोइश टाइप का तुमको दिखेगा। तो जो डोमिनेट सीड का कलर है वो येलो होता है, फिर बाद में क्या जाता है ग्रीन। तो डोमिनेंट तो येलो और रिसेसिव क्या है ग्रीन। और मटर का फूल देखे ही होगे, मटर के पौधे का फूल क्या होता है, पहले नीला नीला होता है वायलेट, और फिर व्हाइट होता है, ठीक। इसी तरीके से ज्यादातर मटर का जाना एकदम फूला फूला होता है, कुछ कुछ क्या होता है सूखे, तो रिसेसिव हो गया, जो अच्छा वाला है वो डोमिनेंट हो गया, जो बुरा वाला है रिसेसिव हो गया। या तो ग्रीन, सबको ही पता है ग्रीन डोमिनेंट हो गया, और येलो कलर है जब सूखने लग जाता तो कैसा होता है येलो या रिसेसिव। फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल, ज्यादातर कैसे होते हैं मटर में सब एक्सियल होते हैं, ठीक है ना। जो डोमिनेंट है वो एक्सियल है और जो रिसेसिव है क्या है टर्मिनल है। इसी तरीके से स्टेम की हाइट को देखो, तो स्टेम का हाइट जो बड़ा वाला मटर का पौधा है जो टॉल है वो डोमिनेंट है, और जो छोटा है वो क्या है रिसेसिव है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हुए हैं और इसके कंट्रास्टिंग ट्रेट दिए हुए हैं, जो कि तुमको यहाँ से एकदम याद कर लेना है। और उम्मीद है कि ये सारा ट्रेट और करेक्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से जुबान पे रट गया होगा। तो चलिए भाई आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और आने वाले लेक्चर में थोड़ा सा हम और इसके आगे का पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग।